नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेने वाले हैं जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसका जो हिंदी रूपांतरण किया है उसका नाम है ललई सिंह यादव। आज इसको कवर अप करने वाले हैं, पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में और समझने का प्रयास करेंगे। यह काफ़ी मदद करेगा आपको सोचने के लिए। और आप सोचिएगा कि ये जाति प्रथा जो है, ये जाति जो बंटवारा किया गया है वो किस प्रकार से समाज में थोपा गया है या सामाजिक संदृढ़ीकरण किया गया है, क्या किया गया है, वो भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसको समझते हुए श्रम विभाजन और जाति प्रथा को समझने का प्रयास करेंगे और कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसे बनाते हुए चलते जाएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और जाति प्रथा, इसमें जो चीज़ें हैं उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, पहले इसके जो लेखक हैं हमारे अंबेडकर साहब, उसके बारे में पहले समझते हैं, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो पहले समझते हैं अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, महू एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में है। यहीं पर अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था और यह महार जाति से आते हैं। तो महार जाति एक दलित जाति है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे, थोड़ा बड़ा इतना तो जानते ही होंगे अंबेडकर साहब के बारे में। डेट याद रखिएगा उनके जन्म का 14 अप्रैल 1891 और इसका देहांत हो गया 1956 में दिल्ली में। तो पहले हम लोग समझते हैं अंबेडकर साहब बचपन में बहुत ही दलित परिवार से आते थे और 1891 के समय में अंग्रेज़ों का शासन था। तो भारत में उस समय नई नई शिक्षा प्रणाली की शुरुआत ही हुई थी लॉर्ड मैकाले के बाद, और उस टाइम में किसी भी छोटे जातियों को, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो अंबेडकर साहब कैसे पढ़े? उनके पिता आर्मी में थे और सर्विस में थे, मतलब अंग्रेज़ों के सर्विस में थे। तो उसी हक से, थोड़े से पीढ़ी से उन्हें पढ़ने का मौका मिला और अंबेडकर साहब पढ़ने लगे और प्राथमिक शिक्षा वहीं से ग्रहण किए, 5वीं तक पढ़े वहीं तक। और इसके बाद हाईयर शिक्षा के लिए वो फिर न्यूयॉर्क चले गए, न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका चले गए, फिर लंदन चले गए, लंदन यानी इंग्लैंड, और डबल PhD किए। बहुत सारी डिग्रियां थी उनके पास। आज़ादी के जो संविधान निर्माता है और लास्टली जो संविधान जिस समय में बना था और देश जिस समय में आज़ाद हुआ था, उस टाइम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में एक है अंबेडकर साहब। और इनकी जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा है महिलाओं के ऊपर, और जो हमारे सामने दलित जाति हैं, बिछड़े हुए जाति हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा उनकी भूमिका है। और वो लोग आज भी भगवान मानते हैं, ऐसे तो सभी लोग मानते हैं। हम लोग आमतौर पर संविधान निर्माता भी कहते हैं और इस तरीके से उसे क्या देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो जातियों का उजागर करने के लिए अंबेडकर साहब ने बहुत परिश्रम किया। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जिसके पास डबल PhD हो, इसके बाद ICS भी क्रैक की हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति समाज सेवा का रास्ता चुना आखिर में। अगर वो चाहते तो इसमें नहीं आ सकते, आते और वहीं पे अपना कहीं भी रह सकते थे, कहीं पे भी रहते तो बहुत अच्छा कमाते खाते पीते आराम से। तो फिर भी उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया, पर उसका उन्होंने विरोध किया। अंततः इन्होंने हिंदू धर्म भी छोड़ दिया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म में भी जो अपना एक सशक्तिकरण है उसे दिया, बहुत सारी चीज़ें करी। और घुमा फिरा के समझिए तो एक बात है कि जाति प्रथा का उन्होंने उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, मानव एक है, ऐसा उन्होंने कहा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहाँ से लिया गया है पहले इसको समझते हैं। जब अंबेडकर साहब पढ़ के आए तो पढ़ने के बाद गांधी में और अंबेडकर साहब में बहुत ज़्यादा टकराव था, क्योंकि गांधी जिन चीज़ों पर समर्थन करते थे छोटे वर्गों को लेकर, दलितों को लेकर, और मतलब इन दोनों में थोड़ी सी रहती थी। गांधी जी कुछ और कहते थे और अंबेडकर साहब जी कुछ और कहते थे, तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं रहती थी। तो 1936 में 1936 में लाहौर में एक भाषण होने वाला था अंबेडकर साहब का, और वो भाषण देने वाले थे। तो जब वो सम्मेलन में गए तो उसे सामाजिक माहौल मतलब वहाँ का ठीक नहीं था, तो उसके वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया
और वो जो भाषण था उसी का नाम था द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस भाषण का नाम था। मतलब क्या हुआ कि जातियों का अंत एक तरफ से समझिए, इसका मतलब ये हुआ। इसके ऊपर भाषण देने वाले थे अम्बेडकर साहब। तो इसी भाषण का, अब ये तो प्रकाशित नहीं, ये तो बोल नहीं पाए क्योंकि सम्मेलन समाप्त हो गया था, मतलब नहीं हो पाया अकारण, तो वो नहीं बोल पाए। तो इसी का जो है हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए इसको समझ, अभी तक हमको लगता है आपने लगभग सभी चीज़ों को समझ लिए होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें अम्बेडकर साहब के बारे में आप पढ़िएगा, उसको बहुत मज़ा आएगा। बहुत बुक्स लिखे, बहुत किताबें पढ़े, वो समाजवादी भी रहे, विद्वान भी रहे, धार्मिक विख्याता भी रहे, इसके बाद अर्थशास्त्री भी थे, इसके बाद वकील भी थे। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर में बेसिकली इस बात पर केंद्रित किया गया है ध्यान कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा दोनों एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए श्रम विभाजन मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिवाइड करने का प्रयास करें तो हम लोग क्या कहें कि कार्यों का बंटवारा, कार्यों का बंटवारा, ठीक है। श्रम विभाजन का एक मतलब ये हुआ। जाति प्रथा मतलब क्या हुआ कि किसी विशेष जाति पर, ठीक है, ऐसा एक हुआ जाति प्रथा का मतलब। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा भारतीय समाज की दो बहुत ही क्या कह सकते हैं विडंबना है। और यहाँ पर जातिवाद के नाम पर, जाति प्रथा के नाम पर तो अभी भी वोटिंग चलता है, लोग सरकार बनाते हैं, सरकार गिराते हैं, शासन करते हैं, इससे विकास नहीं होता है, समझे। अम्बेडकर साहब भी वही कह रहे थे। तो श्रम विभाजन तो किसी भी समाज के लिए जरूरी है। कार्यों का विभाजन जरूरी है कि नहीं, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आप सोचिए कि क्या कार्य का विभाजन किसी एक निश्चित आदमी को ही दिया जाए, ये सही है। आप जिस जाति से हैं, जैसे मैं जिस जाति में हूँ, तो मेरे जाति में पढ़ाना नहीं है, एजुकेशन मतलब नहीं है, पढ़ाना मतलब पढ़ाना नहीं है, ठीक है, टीचिंग नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग जाति के हिसाब से चले तो। और हम क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने जाति से अलग चल रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमें वो काम पसंद नहीं है जो हमारे जाति में किए जाते हैं। इसका मतलब यही हुआ ना, आप जिस जाति से आते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब क्या है कि आप उस जाति के काम से खुश नहीं हैं, इसलिए आप अपना दूसरा कोई काम ढूंढना चाहते हैं या आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो जाति प्रथा है और श्रम विभाजन, इसका एक विकृति रूप यह है कि जो जाति जिससे आता, जो आदमी जिस जाति से आता है वही काम करेगा वो जो पूर्वज उनके करते आ रहे हैं। जैसे कोई हमारे आसपास में क्या कहते हैं उसको, डोम कहते हैं, वो क्या बनाता है, सूप पथिया वगैरह सब ये सब बनाते हैं, है ना, बांस का जो छिल छिल के बनाते हैं वो वाला, वो वर्षों से वही काम करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। थोड़ा सा कम हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे कि जाति प्रथा के साथ साथ श्रम विभाजन भी है और वहाँ पर थोपा गया है कि तुम यही काम करो। यही बात समझाने का प्रयास किया गया है इस अध्याय में। तो सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन एक सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं श्रम विभाजन। लेकिन वैसे आदमियों के ऊपर थोप देना जिसको मज़ा ना आए, वो गलत चीज़ें हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा अंदर की बात करते हैं। यह एक विडंबना है भारत में कि अभी भी जाति प्रथा चलता है, जातिवाद चलता है, और इसके बाद भी कई लोग अभी भी भारत में जातिवाद के पोषक हैं, यानी उसके संदर्भ में बातचीत करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। ऐसे अभी भी आदमी हैं भारतीय समाज में, उसके नाम पर राजनीति करते हैं। ये हम शुरू में ही बता चुके हैं। और आधुनिक समय में कार्य कुशलता एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कई लोग क्या तर्क देते हैं जाति प्रथा के संबंध में कि आप जिस जाति से आते हैं उस जाति का वो काम शुरुआत से ही है, तो आप उस काम को अच्छे से कर पाइएगा। लेकिन आप सोचिए कि उसी काम को आपको जीवन भर करना पड़े तो मज़ा आएगा? नहीं आएगा। तो कार्य कुशलता में कमी आ जाती है। यही काम अपने स्वेच्छा से करिएगा, आप कोई काम आप चूज करते हैं और उसको हमेशा के लिए आप स्वेच्छा से, मज़ा आता है आपको करने में, तो उसे आप हमेशा के लिए करिएगा। ये चीज़ें हैं। जाति प्रथा
को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसे समझने का प्रयास करिए। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन है तो यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कैसे? जैसे हमारा मन नहीं और तो फिर भी हम वो काम कर रहे हैं हम अपने जाति के अनुसार, तो हमारे ऊपर यह न कहीं थोपा गया है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हर वर्ग को पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। जो शिक्षित नहीं होगा उसका शोषण कोई ना कोई करता ही रहेगा। ठीक है, कर देते हैं एक पक्ष और एक विपक्ष, यानी एक समर्थक और जो समर्थक नहीं करते हैं इस चीज़ का, इसका विरोध करते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। किसका? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जो लोग पक्ष में बोलते हैं उसका कहना है कि इससे कार्य कुशलता बढ़ती है। ठीक है, और एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? श्रम विभाजन, ये कहते हैं। ठीक है, जो इनके पक्ष में बोलते हैं वो लोगों का कहना है कि जाति प्रथा से कार्य कुशलता बढ़ती है। यानी आप जिस जाति से आते हैं, अगर जन्म लिए और वो जाति में काम करने लगे, आपके ऊपर जो थोपा गया है वो काम आपने करना शुरू कर दिया और जीवन भर करते रहें, तो आपकी कुशलता अच्छी होगी। यह कहाँ तक अच्छी बात है आप खुद बताइएगा। यह एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है। ये तो समझ में आता है कि श्रम विभाजन सभ्य समाज के लिए जरूरी है। क्या यह जरूरी है कि उसके ऊपर थोप दिया जाए और तो कहे कि तुम यही काम करो? यह जरूरी है। इससे क्या समाज में जो कार्य कुशलता है वो बढ़ेगी कि घटेगी? यानी आप जन्म लिए हैं, ठीक है, और आपका जिस फील्ड में रुचि है, आप वो काम ना करके आप अपने जाति वाला काम करेंगे, जो आपके पूर्वज करते थे वो काम करेंगे, तो आप इसमें ज़्यादा कुशल फील करेंगे या जो आप अपने मन से कर रहे हैं उसमें कुशल फील करेंगे? ये बात यहाँ पर आप समझिए। इसके बाद इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं कि अगर यह श्रम विभाजन है भी तो यह स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक नहीं है मतलब कि हम खुद से एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को, हमारे ऊपर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है कि तुम यही काम करो। देखिए थोड़ा सा समझिए, आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वर्ण व्यवस्था है भारत में जिसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया है वर्ण व्यवस्था में जातियों को। सबसे पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करवाना, पढ़ना लिखना, पुरोहित पंडित गिरी ये सब काम करते थे। क्षत्रियों का काम था लड़ना, वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का सबसे निचला काम करना था। जैसे यानी हिंदू धर्म में भी एक प्रॉब्लम यह है कि उसमें बताता है कि आप जिस जाति से आते हैं वही काम करें, इसके अलावा आप दूसरा काम नहीं करें। ये हिंदू धर्म में बताता है। इसका विरोध करते हैं अम्बेडकर साहब और कहते हैं कि यह गलत है। ठीक है, तो विपक्ष में क्या कहते हैं कि यह स्वाभाविक नहीं है, मतलब हम अपने आप से एक्सेप्ट नहीं किए हैं, इसे हमारे ऊपर थोपा गया है। जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। इसी को हम लोग तभी से समझ रहे हैं। श्रमिक विभाजन मतलब क्या कि आप यही काम करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। जाति प्रथा इतना बड़ा गलत काम कर रहा है और जाति प्रथा पूर्व निर्धारण हो जाता है भारत में। पूर्व निर्धारण मतलब क्या है? पूर्व निर्धारण हो जाता है मतलब बच्चे गर्भ में होते हैं तभी तय हो जाता है कि आके ये क्या काम करने वाला है। ठीक है, और उसका जो है सो अपने काम को बंटवारा कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति है भारत में। जबकि जो बड़े जातियों के लोग हैं वो छोटे जातियों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? साथ में खाना पीना क्यों नहीं खाते? छुआछूत का मसला क्यों रखते हैं? काम है तो काम है, पढ़ने लिखने का मौका दिया जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं जिसके विरोध में बोले जाते हैं, जो कि जरूरी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। ठीक है, जाति प्रथा को एक बार और समझिए। यह एक कास्ट सिस्टम है जिसमें लोग अपने कास्ट से जुड़े हुए काम को करते हैं। श्रम विभाजन मतलब क्या है कि जाति के आधार पर कामों का बंटवारा कर देना क्या कहलाता है? श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है, और सभी चीज़ों को आप लोग देख लिए होंगे। देखते हैं कि इसमें प्रश्न कौन कौन सा है जिसके ऊपर बताया है। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? लेखक जाति प्रथा और जातिवाद की विडंबना की बात करते हैं, जिसके पोषक तत्व अभी भी मौजूद हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि कार्य कुशलता बढ़ेगी और सब समाज के लिए श्रमिक विभाजन जरूरी है। श्रमिक विभाजन जरूरी है जो जाति पर आधारित है, ये बताते हैं। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की आपत्तियां क्या क्या है?
लेखक कहते हैं कि भाई तुमने जो हमारे ऊपर थोपा है वह स्वाभाविक नहीं है, मैंने खुद से एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे पूर्वजों से जो कर रहे थे मैं भी वही कर रहा हूँ, मतलब हमारे ऊपर थोपा गया है। जाति प्रथा यानी जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, क्योंकि इसे हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, यह आप एक्सप्लेन करिएगा। और 2-3 प्रश्न है उसको आप लोग लिख के और उसको देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, और हो सके तो आप भेज भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम अपना नंबर दे देंगे या डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमको लगता है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।